आज का चैप्टर है लिवरेज एनालिसिस, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछा गया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये पूरे एफएम में सबसे आसान चैप्टर है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि लिवरेज होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरेज कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है जी। आइए मेरे साथ साथ पहले लिखना शुरू करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन कि लिवरेज क्या है, ठीक है। तो लिवरेज एनालिसिस में आप लिखिए पॉइंट नंबर 1, लिखिए द टर्म leverage in any purpose। हाँ जी, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा गाइस, द टर्म लीवरेज इन जर्नल रेफर्स टू एडवांटेज गेन्ड फॉर एनी पर्पस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। इन फाइनेंशियल एनालिसिस leverage is used by the business firm to quantify the risk return relationship of different alternatives capital structure, full stop। Leverage magnifies the effect of changes in sales on EBIT and EPS। Leverage magnifies the effect of changes in sales on EBIT and EBS, ठीक है जी। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले एक नोट पूरा कीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्टडी ऑफ लीवरेज इज एसेंशियल। स्टडी ऑफ लीवरेज इज एसेंशियल टू define the risk undertaken। Study of leverage is essential to define the risk undertaken by the shareholders। Leverage is essential to define the risk undertaken by the shareholders, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, इन सिंपल वर्ड्स, देखिए भाई, इन सिंपल वर्ड लीवरेज इज द टूल टू मेजर द रिस्क एसोसिएटेड टू द बिजनेस, ठीक है। आइए, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब चलिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं लिवरेज। देखिए भाई, व्हाट इज लीवरेज। जैसे मैं आसान शब्दों में जर्नल में बात करूं, भूल जाओ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो लीवरेज क्या है। लीवरेज एक एडवांटेज है जो हमें मिलता है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, हम उसे बोलते हैं लीवरेज। तो लीवरेज मैंने यही लिखा, द टर्म लीवरेज इन जर्नल। जर्नल मतलब विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, मान लो इंग्लिश वर्ड लीवरेज की बात कर रहे हैं, तो टू एडवांटेज गेन फॉर एनी पर्पस, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम लीवरेज। क्या मतलब निकला, सपोज मैं आपसे कहूं भाई आपके सामने एक दीवार है, आपके घर में दीवार होगी, एक वॉल होगी, मैं आपसे कहूं भाई आप इसे मुक्का मार के तोड़ दो। क्लियर? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो दीवार बनी है ईंटों की, बिल्कुल पक्की दीवार, आप उसे पंच मारो और उसे तोड़ दो? पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब आपके हाथ में मैं स्लैज हैमर दे दूं, एक बड़ा वाला हथौड़ा जिसे हम बोलते हैं, और उससे कहूं अब इस दीवार को तोड़ दो, तो बताओ क्या आप तोड़ दोगे? आंसर इज यस। तो उस हथौड़े ने आपको क्या दिया? एक लीवरेज दिया, एक एडवांटेज दिया उस पर्पस को अचीव करने के लिए। तो आसान शब्दों में लीवरेज का मतलब होता है एडवांटेज जो हमें मिलता है किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। गाइस, उसे हम बोलते हैं क्या? लीवरेज।
आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो बट अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज का मतलब क्या है? आसान शब्दों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि लीवरेज वो टूल्स है जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि एक बिजनेस में कितना रिस्क है और उससे हमें जो रिटर्न मिल रही है वो कितनी है। दूसरे शब्दों में तो लीवरेज यूज किया जाता है रिस्क और रिटर्न रिलेशनशिप को समझने के लिए। बोलो जी, बात क्लियर है? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लीवरेज। तो आसान भाषा में आप याद रखना, लीवरेज आर द टूल्स जो हमें ये बताते हैं कि एक शेयर होल्डर ने कितना रिस्क लिया एक बिजनेस में। बोलो जी, बात क्लियर है? तो बिजनेस में जो रिस्क होता है जो शेयर होल्डर के द्वारा लिया जाता है उसको समझने के लिए जिन टूल्स का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं लीवरेज। तो यही हमने लिखा सेकंड पॉइंट में कि इन फाइनेंशियल एनालिसिस लीवरेज इज यूज्ड बाय अ बिजनेस फर्म टू क्वांटिफाई द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कैपिटल अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है बात यहां तक? यानी लीवरेज हमें यह बताता है कि हमने कितना रिस्क लिया है। ठीक है भाई? तो लीवरेज बेसिकली हमें क्या बताता है? लीवरेज उस रिस्क को बताता है जो किसने लिया है? शेयर होल्डर ने लिया है। तो लीवरेज बेसिकली क्या है? वो टूल से जो रिस्क की मेजरमेंट को बताता है। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप लिखेंगे There are two types of risk। हाँ जी, अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो दो तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है जी, पहला होता है ऑपरेटिंग रिस्क। हाँ जी, एक बिजनेस में अगर हम बात करें तो दो तरह के रिस्क होते हैं गाइस। पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है जी, लिखिए, इट इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इन द बिजनेस, लाइक फैक्ट्री रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा। हाँ जी, एक बिजनेस में दो तरह के रिस्क होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है ऑपरेटिंग रिस्क। तो हमने लिखा इट इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इन द बिजनेस लाइक फैक्ट्री रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा। यानी जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए। जैसे मान लो आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, तो जो फैक्ट्री का रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है, भाई आपको देना ही पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। अब आप बिजनेस करने के लिए आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो स्टाफ की सैलरी आपकी फिक्स कॉस्ट है, देनी ही पड़ेगी चाहे आप प्रॉफिट में या लॉस में हो। बिजली का बिल है, टेलीफोन के बिल है, तो दीज आर द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, हम इसे फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हैं कि ये तो हर महीने आएगी ही आएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें बियर करनी ही करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर हमारे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करें सबसे पहले, उसके बाद सोचेंगे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारे बिजनेस में जो रिस्क होता है गाइस उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। तो मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग रिस्क इज कॉज बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इन द बिजनेस। आई होप क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए गाइस, दूसरा रिस्क होता है हमारे बिजनेस में जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं उसको हम? फाइनेंशियल रिस्क। लिखिए, फाइनेंशियल रिस्क इज caused by due to the
presence of interest charges and preference dividend। हाँ जी, दूसरा क्या होता है जी, फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से होता है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। अब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या आता है सर, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आप सब जानते हैं, आपने बैंक से लोन ले लिया तो अब आपको फिक्स रेट से एक इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो या लॉस में चल रहा हो। सिमिलरली हमें प्रेफरेंस के ऊपर जो डिविडेंड है वो भी देना ही देना होता है विद अ फिक्स परसेंटेज। आपने देखा होगा प्रेफरेंस से पहले लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। तो इन दोनों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए सर व्हाट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। और उसकी वजह से, उसके कारण हमारे बिजनेस में जो रिस्क आता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। बोलो जी, बात क्लियर है। तो एक बिजनेस में दो तरह के रिस्क हो गए, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। और इन दोनों रिस्क को नापने के लिए, इन दोनों रिस्क से जो रिटर्न मिल रही है और इसमें कितना रिस्क है ये जानने के लिए जिन टूल्स का हम यूज करते हैं गाइस इन फाइनेंशियल एनालिसिस, उन टूल्स को ही हम बोलते हैं लिवरेज। तो आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इन शॉर्ट, अब इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि सर लिवरेज क्या है। लिवरेज वो टूल्स है जिसकी स्टडीज बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि एक शेयर होल्डर ने कितना रिस्क उठा रखा है बिजनेस में। क्लियर है। क्यों सर शेयर होल्डर क्यों, अरे भैया कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। क्लियर। और सारे रिस्क, सारे रिटर्न किसके हैं, शेयर होल्डर्स के हैं। तो शेयर होल्डर के पास कितना रिस्क है उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम जिन टूल्स को यूज करते हैं गाइस उन्हीं को हम बोलते हैं लिवरेज। तो आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड में, लिवरेज वो टूल्स है जो रिस्क को मेजर करता है। आई होप यहां तक आपको लिवरेज की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज। हाँ जी, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस में 3 तरह के लिवरेज होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए, पहले को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बोलते हैं गाइस पहले को, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। आज के बाद हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे DOL। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकंड को हम बोलते हैं गाइस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DFL। और थर्ड को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे DCL। बोलो जी, बात क्लियर है। तो क्या ध्यान में रखना आपको गाइस, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट देयर आर 3 टाइप ऑफ लिवरेज। बहुत आसान शब्दों में, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। अब क्योंकि ये रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को बताते हैं तो उसको इसीलिए हम उससे पहले वर्ड जोड़ देते हैं डिग्री। तो इसलिए शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज को हम बोलेंगे DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है जी। एंड देन डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। बोलो जी, बात क्लियर है। तो कितने लीवरेज हुए गाइस हमारे सिलेबस में? 3, DOL, DFL एंड DCL आई है। चलिए अब 1 बाय 1 हम इन 3 लीवरेज के बारे में समझेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे, इनकी कैलकुलेशन समझेंगे और उस पर बेस सम्स करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान चैप्टर है। आई होप अभी तक आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पूछे सर व्हाट इज लीवरेज, तो आप बोलोगे लीवरेज वो टूल्स है जो किसी भी शेयर होल्डर में रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को बताता है। आसान शब्दों में जो ये बताता है कि एक शेयर होल्डर ने कितना रिस्क ले रखा है। बोलो जी, बात क्लियर है। सो दैट इज सिंपली द मीनिंग ऑफ लीवरेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं।
अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे। आइए, तो आप पहली हेडिंग डालेंगे गाइस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और फेमसली शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं DOL। तो पहला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है जी, चलिए, तो आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज इज defined as the firms। हमने लिखा ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ जी, क्या लिखा, ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्निफाई द इफेक्ट ऑफ changes in sale on its EBIT। गाइस, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है EBIT का मतलब, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBIT को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बोलना नहीं, तो EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए, तो आपने पहला पॉइंट लिखा, ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म एबिलिटी टू यूज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट टू मैग्निफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स EBIT। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटिंग लीवरेज measure the operating risk of the business। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्या लिखा हमने, पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। अभी आप लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3, लिखिए, द इफेक्ट ऑफ change in sales on EBIT, earning before interest and tax, is measured by operating leverage। The effect of change in sale on EBIT is measured by the operating leverage। Point number 4, higher the operating leverage, higher will be the risk। Higher the operating leverage, higher will be the risk। बोलो जी, बात क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड
ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सर ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? भाई ऑपरेटिंग लीवरेज वो लीवरेज है जो एक बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण होता है? सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमें पता है अगर हम सेल में चेंज लाएं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, बट हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमारी सेल में चेंज होने के कारण हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। बस इसकी मेजरमेंट ही क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आसान शब्दों में याद रखना, सर ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है, और यह बताता है कि सेल में चेंज होने की वजह से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी हमारे ईबीआईटी में उसका कितना इफेक्ट आया, उसका कितना चेंज आया। बोलो जी, बात क्लियर है? हायर द लीवरेज हायर विल बी द रिस्क। ध्यान रखना, जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ज्यादा ही रिस्क होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। आई होप यहां तक क्लियर। और ये बताता है कि अगर आप सेल में चेंज करोगे तो उसके कारणवश आपके ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कितना चेंज आएगा। बस इस मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज is calculated as under। अब गाइस ऑपरेटिंग लीवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके फॉर्मूले बनाए गए हैं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे ड्राइव हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के हमें फॉर्मूले दिए हैं, बस आप फॉर्मूले लगाएंगे और आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसके दो फॉर्मूले गाइस, पहला फॉर्मूला है DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला क्या है? तो DOL ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर है? और याद रखना ये हमेशा टाइम्स में निकाला जाता है इसका आंसर, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स, ठीक है जी। और इसी को हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसका आंसर भी किस में आएगा गाइस? टाइम्स में। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ विच हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी अबाउट ऑपरेटिंग लीवरेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है गाइस? ये ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है, और ये बताता है कि अगर हमारी सेल में चेंज आएगा तो उसके कारण हमारी EBIT हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट तो सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो इनकी वजह से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, बस उसकी मेजरमेंट को ही हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है जी, या फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। दैट वाज पॉइंट नंबर 6। अब आप ध्यान से सुनते जाना। पॉइंट नंबर 6। अब देखिए, जब भी गाइस हम लीवरेज का कोई भी सम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी गाइस? इनकम स्टेटमेंट। तो पहले हम सीख लेते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्योंकि अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हो तो आपसे इजीली कोई भी लीवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए, तो इनकम स्टेटमेंट यानी हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स। ये आ गई जी सेल्स। सेल में से गाइस हम लेस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते ही हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग सीख चुके हैं गाइस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है और इसका प्रयोग फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो आप सबसे पहले सेल लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन में से गाइस आप माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। और मैं बार बार आपको इसका नाम बता रहा हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब गाइस पहले क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, तो आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, क्या माइनस करेंगे, टैक्स। ठीक है जी, तो EBT में से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बोलो जी, बात यहां तक समझ में आ गई, कम ऑन एवरीबॉडी। तो इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और EBT में से माइनस करेंगे टैक्स, तो EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ध्यान से देखना भाई, EAT यहां तक पहुंच गए। EAT में से हम माइनस करेंगे गाइस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस करेंगे, वो डिविडेंड जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, तो ये आ जाएगा EAE, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, EAE का मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। और इस EAE को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, किससे डिवाइड कर दूं गाइस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो आंसर आएगा इसे हम बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं गाइस, EPS, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम लीवरेज का सम सॉल्व करेंगे तो हम गाइस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जो जरूरी है, और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले गाइस हम क्या लेंगे, सेल, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट EBT, माइनस करेंगे टैक्स EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से डिवाइड लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो EAE लिख लीजिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वी आर लेफ्ट विद EPS, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, चलिए, तो हमें पता चल गया जी ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, जो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, या फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और इसका आंसर हमेशा किस में आएगा गाइस, टाइम्स में, 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए जल्दी से, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 फर्म है, लेट्स हैव 2 फर्म, फर्म A और फर्म B। ठीक है जी, ध्यान से सुनना भाई, अब प्लीज सुनने का काम है, लिखने का नहीं है। हमें दोनों की सेल दे रखी है, मान लीजिए सेल है 1 लाख, 1 लाख, उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट गाइस एट द रेट 50%। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होगी तो वो हमेशा किस पर अप्लाई होता है, सेल पर। तो 1 लाख का 50% 50,000, इसका भी 50,000। जल्दी बताइए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना बचा गाइस, 50,000 और 50,000, क्या बोलेंगे हम इसे, कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट,
मान लेते हैं 25,000 और गाइस 40,000, तो क्या आ जाएगा EBIT 25,000 और 10,000। भाई इससे आगे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये हमने दोनों की इनकम स्टेटमेंट बना दी। अब अगर आपसे मैं पूछूं सर DOL निकालिए, तो हम जानते हैं DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, यही फॉर्मूला बताया था हमने, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो जरा देखिए, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 50,000, इसका EBIT कितना है 25,000, तो लीवरेज कितना 2 टाइम्स। यहां ये कंट्रीब्यूशन कितना है भाई 50,000, EBIT कितना है 10,000, तो लीवरेज कितना 5 टाइम्स, ठीक है। अब हमने दोनों फर्म का लीवरेज निकाल लिया 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताइए कौन सी फर्म ज्यादा रिस्की है, किस फर्म में ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर इज फर्म भी ज्यादा रिस्की है। सर क्यों रिस्की है? अरे भैया इसका लीवरेज ज्यादा है, तो हमने लिखवा है हायर द लीवरेज हायर विल बी द रिस्क, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज ही बताता है कि कौन सी फर्म में ज्यादा रिस्क है। तो इसका लीवरेज 2 टाइम्स और इसका लीवरेज 5 टाइम्स है। क्लियर है? तो जिस फर्म का लीवरेज ज्यादा है गाइस, उस फर्म में रिस्क भी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि जो फर्म बी है इट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू फर्म ए। कौन सा रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है। हायर द लीवरेज हायर विल बी द रिस्क। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो गाइस फर्म ए का लीवरेज आया 5 टाइम्स और फर्म बी का लीवरेज फर्म ए का लीवरेज आया 2 टाइम और फर्म बी का लीवरेज आया 5 टाइम। अब ध्यान से सुनना, लीवरेज एक रिलेशनशिप को बताता है। भाई किसको बताता है? एक रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, लीवरेज, ये इस पर बेस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और EBIT के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। आई रिपीट, ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और EBIT के रिलेशनशिप को बताता है। ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इसका? फर्म ए का ऑपरेटिंग लीवरेज कितना था सर? 2 टाइम्स था। कितना था? 2 टाइम्स। बोलो जी, बात क्लियर है? जान दो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर आप सेल में 1% चेंज करोगे, तो क्योंकि लीवरेज 2 टाइम्स है तो इसका 2% चेंज होगा EBIT में। बोलो जी, बात क्लियर है? मैंने क्या बताया था? ऑपरेटिंग लीवरेज ही बताता है कि अगर आप सेल में चेंज करोगे तो उसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। क्यों सर? चेंज इसलिए आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेल के साथ बदल जाएगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी, ठीक है जी। फिर से सुनना भाई, फर्म ए का फिक्स कॉस्ट थी केवल 25,000, जबकि फर्म बी की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 40,000। क्लियर है? तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट किस में है सर? फर्म बी में है। इसी वजह से इसका ऑपरेटिंग रिस्क भी क्या है? ज्यादा। भाई इसको ऐसे समझो, 1 लाख की सेल में से 40,000 की कॉस्ट रिकवर करनी है और यहां 1 लाख की सेल में से 25,000 की कॉस्ट रिकवर करनी है। और पहले क्या रिकवर होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं तो 50 में से 25 की कॉस्ट है, यहां 50,000 में से 40,000 की कॉस्ट रिकवर करनी है। तो रिस्क कहां ज्यादा है सर? रिस्क बी में ज्यादा है। और यही बात हमें किसने बताई थी? लीवरेज ने। तो हायर द लीवरेज हायर विल बी द रिस्क। क्लियर? अब इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा सेल और EBIT में संबंध बताता है। इस पर बेस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और EBIT में संबंध बताता है। जैसे मैंने कहा हमारा लीवरेज कितना है? 2 टाइम्स। जान तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेल में 1% चेंज लाओगे तो उसका 2% चेंज होगा EBIT में, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। क्यों? फिक्स कॉस्ट के सेम होने की वजह से। बोलो जी, बात क्लियर है? इसका मतलब ये निकला सर, अगर मैं अपनी सेल केवल 50% से बढ़ा दूं, अगर मैं अपनी सेल 50% से बढ़ा दूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 इंटू 2, क्योंकि लीवरेज में उसका डबल चेंज होगा, 100% से इंक्रीज हो जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। फिर से, फर्म ए का लीवरेज कितना चल रहा है सर? 2 टाइम्स
इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेल में 1% चेंज करोगे तो इस हमारे ईबीआईटी पर उसका 2% चेंज होगा। क्लियर है? तो यानी अगर मैं सेल 50% से बढ़ा दूं, कितने से? 50% से, तो मेरा प्रॉफिट 50 इंटू 2 100% से बढ़ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? अगर मैं फर्म बी की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो सर फर्म बी का लीवरेज कितना था? 5 टाइम्स। कितना था? 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेल में 1% चेंज करोगे तो मेरे ईबीआईटी यानी प्रॉफिट में, किसमें? प्रॉफिट में 5% चेंज आएगा। क्लियर? तो अगर मैं यहां की सेल 50% बढ़ा दूं तो यहां पर 50 इंटू 5 250% से मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर? एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? वरना कल को आप सोचोगे सर जितना ज्यादा लीवरेज है उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो लीवरेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अरे नहीं भाई, इसका उल्टा भी तो है। क्लियर? कि अगर आपने यहां पर सेल 50% से कम कर दी तो आपका प्रॉफिट 100% से गिर जाएगा। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा लीवरेज मॉडरेट रखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्या कि ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और ईबीआईटी में संबंध बताता है। क्लियर है? तो अब इसी बात को हम जरा प्रूफ करके देखते हैं। जैसे हमने कहा भाई हमारा लीवरेज कितना चल रहा है? 2 टाइम्स। तो अगर मैं सेल को 50% बढ़ाऊं तो मेरा ईबीआईटी कितना? 100% बढ़ना चाहिए। चेक करते हैं सर ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आइए चलिए, तो अब मैं सेल को 50% बढ़ा रहा हूं। देखना, लिखना नहीं है कुछ भी। सेल कितनी थी? 1 लाख, 50% बढ़ा दो तो सेल हो गई 1.5 लाख की। कम ऑन एवरीबॉडी, इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहती है 50%। वेरिएबल कॉस्ट और सेल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। भाई सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। कम ऑन एवरीबॉडी, तो आप 1.5 लाख का 50% ले लो, ये हो गया 75,000। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन 75,000। इसमें से गाइस आप लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या सेल के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा? आंसर इज नो। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 25,000, तो अब भी रहेगी 25। तो सेल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना हो गया गाइस? 50,000। ठीक है जी। तो जरा चेक करो, ध्यान से सुनना भाई। पहले ईबीआईटी कितना था हमारा? 25,000 दिख रहा है। अब कितना हो गया? 50,000। कितने परसेंट बढ़ा? 100%। तो हैंस प्रूव्ड। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। बोलो जी, बात क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, अब इसी बात को आप जरा यहां पर लिख लीजिए। इसमें आप है ऐसे लिखिए, हेडिंग डाल के, रिलेशनशिप। ठीक है, लिखेंगे DOL, ऐसे लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, DOL establishes, क्या लिखा मैंने? establishes। DOL establishes the relationship between sales and EBIT। गाइस ये लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सम सॉल्व करने में ये हमारी बहुत मदद करेगा। क्या लिखा हमने? DOL establish the relationship between sales and EBIT। पॉइंट नंबर 2, suppose the DOL of a firm is 2 times. Suppose the DOL of a firm is 2 times, full stop. It means that 1% change in sales
it means that 1% change in sale will lead to the 2% change in EBIT. क्या लिखा हमने? Suppose the DOL of a firm is 2 times. It means that 1% change in sales will lead to the 2% change in EBIT. Full stop. If the sale is increased by 50%, comma, the EBIT of the firm will increase by 100%. 50 into 2 जितना लीवरेज है, ठीक है, द EBIT ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाय 100% एंड vice versa. Full stop. Therefore, a finance manager should try and keep a moderate level of DOL. इसलिए एक फाइनेंस मैनेजर को DOL का मॉडरेट लेवल रखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ही कम हो, एक मॉडरेट हो, ताकि हम रिस्क को मेजर कर सके और उस रिस्क की वजह से प्रॉफिट भी कमा सके। क्योंकि आपने सुना होगा बिजनेस फॉलो रिस्क, अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो कभी भी आप अच्छी रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो गाइस दैट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट DOL। तो आई होप आपको DOL समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, मैंने एक लेंथी डिस्कशन करा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि DOL ऑपरेटिंग रिस्क मेजर करता है, उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और दूसरी बात, DOL सेल और EBIT के बीच में संबंध बताता है। क्लियर? सो दैट वाज द फर्स्ट लीवरेज वी हैव कवर्ड बाय द नेम DOL, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे सेकंड, फाइनेंशियल लीवरेज। तो आप सेकंड हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और हम इसे क्या बोलते हैं गाइस? DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज नोन एज DFL। चलिए, अब आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, DFL measure the financial risk of the business caused by financial fixed cost, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ जी, क्या लिखा हमने पहला पॉइंट? DFL मेजर द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, DFL हमारे बिजनेस के कौन से रिस्क को नापता है? फाइनेंशियल रिस्क को। कॉज्ड बाय, जो किसके कारण होता है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या आता है गाइस? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आता है? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। पॉइंट नंबर 2, DFL is defined as the
ability of a firm, DFL is defined as the ability of a firm to use fixed क्या लिखा आपने? DFL is defined as the ability of a firm to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on the firm's EPS. ठीक है, हमने लिखा DFL is defined as the ability of a firm to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on the firm EPS. अब आप EBIT का मतलब जानते हैं, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड EPS का मतलब जानते हैं, अर्निंग पर शेयर. बोलो जी, बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, higher the leverage, comma, higher will be the risk. Higher the leverage, higher will be the risk. Point number 4, DFL is calculated as under. ठीक है जी. तो गाइस, DFL का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? DFL का फॉर्मूला है हमारे पास EBIT अपॉन EBT, और आंसर किस में आएगा गाइस? टाइम्स में. क्या है DFL? EBIT अपॉन EBT. ठीक है जी. तो DFL कैसे निकालेंगे हम? EBIT अपॉन EBT. सब नोट करते चाहिए गाइस. और इसको निकालने का एक फॉर्मूला और है, DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT टाइम्स. ठीक है भाई, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना भाई. दिस इज हाउ द DFL इज कैलकुलेटेड. तो DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT. ठीक है, और DFL परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. अच्छा, अब ध्यान रहे, ध्यान से सुनना. इन केस the preference dividend is in the question. Guys, in case the preference dividend is in the question, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है, तो हमारा DFL निकालने का फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा. ध्यान रखना. तो हम DFL कैसे निकालेंगे गाइस? तो DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT अपॉन ठीक है जी. DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस टी, और टी का मतलब आप जानते ही हैं टैक्स रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो फिर डीएफएल इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट। यानी हमें प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा चाहिए, प्री टैक्स, टैक्स से पहले का। बोलो जी बात क्लियर है? तो चलिए ठीक है। अब अगर मैं यहां तक एक्सप्लेन कर दूं गाइस तो बहुत सिंपल है कि फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है, और फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से होता है सर, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमें ये पता करते हैं कि भाई क्योंकि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये कब दिया जाता है, ईबीआईटी में से दिया जाता है ना, और इन दोनों को लेस करने के बाद ईपीएस आता है। आप इनकम स्टेटमेंट ध्यान से देखो, तो हम ये कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज ये बताता है कि अगर हमारे ईबीआईटी में चेंज आया, किस में चेंज आया, ईबीआईटी में, तो उसकी वजह से फर्म के ईपीएस में कितना चेंज आएगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है और ये बताता है कि ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से हमारे फर्म के ईपीएस में कितना चेंज आएगा। क्लियर? कैसे निकालते फाइनेंशियल लीवरेज, विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। बट अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला होगा डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बोलो जी बात क्लियर है? बस अब एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको और लिख लीजिए, और वो है रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो सेल और ईबीआईटी में रिलेशन बताता है, फिर मैंने उसे प्रूफ करके दिखाया। क्लियर है? सिमिलरली फाइनेंशियल लीवरेज भी रिलेशनशिप बताता है, किस में, ईबीआईटी और ईपीएस में। तो अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो कैसे आया, प्रूफ नहीं करूंगा, बस आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशनशिप बताता है। बोलो जी बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो इसी को आप लिख लीजिए, रिलेशनशिप। डीएफएल establishes the relationship between EBIT and EPS। बस ये याद रखना है आपको गाइस, इस पर बेस समाएंगे। ठीक है जी, तो डीएफएल फाइनेंशियल लीवरेज किन दो के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ईबीआईटी एंड ईपीएस। अब सर वो रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं यहीं पर एक बार फिर समझा दूं, मान लो हमारा डीएफएल आया था, सेम एग्जांपल 2 टाइम्स, सॉरी कितना आया था गाइस, 2 टाइम्स। जान तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप ईबीआईटी में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 1% चेंज करेंगे तो हमारे ईपीएस में 2% चेंज होगा, क्योंकि डीएफएल कितना चल रहा है, 2 टाइम्स। क्लियर है बात? तो अगर मैं ईबीआईटी को 50% बढ़ाऊंगा, केवल 50%, तो 15 to 2 मेरा ईपीएस कितने से बढ़ जाएगा, 100% से। सिमिलरली अगर मैं ईबीआईटी को 50% गिराऊंगा तो मेरा ईपीएस 15 to 2 100% से गिर जाएगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो बस यही रिलेशनशिप किसके थ्रू मिलता है हमें, फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू। तो गाइस क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और ईबीआईटी में रिलेशन बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशन बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क मेजर करता है, फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है। एज सिंपल एज दैट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया और ये पूरा फाइनेंशियल लीवरेज आपको क्लियर है। ठीक है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है जी, या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल लीवरेज वर्क। नोट कर लीजिए भाई जल्दी से, वेरी क्विकली। चलिए भाई, अब गाइस देखिए मेरे साथ साथ
थर्ड एंड लास्ट आता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, DCL। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, DCL is used to measure the total risk of a firm। क्या लिखा हमने? DCL is used to measure the total risk of a firm, that is operating risk and फाइनेंशियल रिस्क। हाँ जी, देखिए भाई, DCL यूज टू मेजर द टोटल रिस्क ऑफ ए फर्म, दैट इज ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। जैसे मैंने बताया, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है सर? ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है? फाइनेंशियल रिस्क। बट अगर मैं एक फर्म, एक कंपनी की बात करूं तो उसमें तो ये दोनों रिस्क होते हैं ना। तो अगर मुझे ओवरऑल, मुझे टोटल रिस्क निकालना है कि भाई फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मिला के टोटल रिस्क कितना है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? DCL। आसान शब्दों में तो DCL केवल और केवल टोटल रिस्क को बताता है कि एक फर्म में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मिलाकर टोटल रिस्क कितना है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 2, DCL इज कैलकुलेटेड एज अंडर। अब सर हम DCL कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट DCL? तो आसान शब्दों में DCL इज इक्वल टू DOL, DCL इज इक्वल टू DOL इनटू DFL। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई। तो DCL हम कैसे निकालते हैं? DOL को मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं DFL से, ताकि हमें मल्टीप्लीकेटिव मॉडल यहां पर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, DCL इज इक्वल टू व्हाट? DOL इनटू में क्या कर देंगे आप? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? DFL से। हाँ जी, मेरी बात क्या है यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, अब यहीं से समझना। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो DCL इज इक्वल टू, अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। DOL कैसे निकालते हैं हम? DOL निकालते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू DFL। कैसे निकालते हैं गाइस? हम निकालते हैं EBIT अपॉन EBT। बोलो जी, बात क्लियर? तो यहां से EBIT गया, तो DCL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले से भी आप DCL निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो लाइक अदर्स, इसका आंसर भी किस में आता है? टाइम्स में। किस में आता है? टाइम्स में। आई होप यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बोलो जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, तो DCL का एक फॉर्मूला और है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। भाई EBIT में से EBIT घटा दीजिए। तो आई होप आपको DCL का मतलब समझ में आ गया होगा। भाई DCL क्यों निकालते हैं सर? टोटल रिस्क को नापने के लिए, दैट्स इट। क्लियर? अब सुनिए, DOL सेल और EBIT के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है जी, सेल और EBIT के बीच में। DFL EBIT और EPS के बीच में रिलेशन बताता है। भाई EBIT में से EBIT कैंसिल हो गया, तो DCL किसके बीच में रिलेशन बताता है? सेल और EPS के बीच में। बोलो जी, बात क्लियर? तो आप इसमें लिख लीजिए,
ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिर्फ रिलेशनशिप से सॉल्व होता है। तो लिख लीजिए DCL establishes the relation between sales and EPS। हाँ जी, क्लियर है। तो बस ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है? DOL सेल और EBIT में रिलेशन बताता है, DFL EBIT और EPS में रिलेशन बताता है, तो DCL किस में रिलेशन बताता है? सेल्स और EPS के बीच में। क्लियर है? तो आई होप आपको तीनों लीवरेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, DOL, DFL और DCL। तो गाइस अब हम इस पर बेस सम्स करेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो लीवरेज क्या होता है, क्यों मेजर करते हैं, तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो गाइस फॉर्मूला याद रखना और रिलेशनशिप याद रखना। लीवरेज में आपको बस दो बातें याद रखनी है, फॉर्मूला और उसका किससे क्या रिलेशन होता है। तो DOL का रिलेशन किससे है? सेल और EBIT से। DFL का रिलेशन किससे? EBIT और EPS से। और DCL का रिलेशन किससे? सेल और EPS से। बस ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे।